नमस्कार मित्रों, आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। हम हिंदी में बात करना चाहते हैं और हिंदी सुनना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं और हिंदी समझना चाहते हैं। यह हमारी इच्छा है, यह हम सबकी इच्छा, बहुत अच्छी इच्छा है। इसी इच्छा के लिए टी-सैट की ओर से बातचीत के नाम से स्पोकन हिंदी की कक्षाओं का संचालन हो रहा है, जिसमें हिंदी बातचीत के साथ साथ व्याकरण अंशों पर भी प्रकाश डाला जा रहा है। जब भी हम बात करते हैं तो वाक्यों के अंतर्गत कुछ ऐसे शब्दांशों का प्रयोग होता है, कुछ अक्षर ऐसे प्रयोग होते हैं जो वाक्य बनाते हैं, शब्दों को जोड़कर वाक्य का निर्माण करते हैं। इस तरह आने वाले शब्दांशों को हम व्याकरण में कारक के नाम से जानते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। राम रावण बाण मारा, ये एक पद है। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग हो गए तो पद कहलाए, ये पद है। इन पदों को जोड़ने वाले शब्दांश क्या है? ने, को, से। ने, को, से ये क्या करते हैं? पदों को जोड़कर, शब्दों को जोड़कर वाक्य का रूप प्रदान करते हैं। तब ही पूर्ण वाक्य बनता है। राम ने रावण को मारा। राम ने रावण को मारा। इस तरह शब्दों को जोड़कर वाक्य का रूप प्रदान करने वाले शब्दांशों को हम कारक कहते हैं। तेलुगु में इसे विभक्तुलु कहते हैं। अंग्रेजी में इसे केसेस के नाम से भी जानते हैं। मित्रों, ये कारक क्या है? इनका प्रयोग कैसे होता है? इनके प्रयोग के सही नियम क्या है? आज हम इन बातों पर प्रकाश डालेंगे। तो चलें कारक पर। सबसे पहले यहां एक छोटा सा अनुच्छेद दिया गया है, इस पर ध्यान दीजिए। मित्रों, तो आज हम कारक के बारे में पढ़ेंगे। ध्यान से देखें। एक राजा बहुत ही सुंदर महल में रहता था। महल के पास वाले जंगल में एक गाने वाली चिड़िया रहती थी और बहुत मधुर स्वर में गाती थी। राजा ने उस चिड़िया को देखना चाहा और सैनिकों के द्वारा उसे महल में आने के लिए निमंत्रण भेजा। राजा के निमंत्रण पर वो जंगल से निकलकर महल आ पहुंची। चिड़िया का मधुर गान सुनकर राजा ने कहा, हे चिड़िया, तुम कितना मधुर गाती हो। मित्रों, इन वाक्यों पर हम ध्यान देते हैं तो हमें कुछ पीले रंग में शब्दांश दिखाई देते हैं जो रेखांकित किए गए हैं। अगर हम उन्हें देखें तो सबसे पहले यहां में है, इसके बाद ने है और को है, के है, से है, पर है, के द्वारा, के, का, लिए, है। ये जो शब्दांश हैं शब्दों को जोड़ते हैं, पद का रूप प्रदान करते हैं। पद के मिलने से, पद के जुड़ने से वाक्य का निर्माण हुआ है। तो ये जो जोड़ने का काम किए, इन्हें हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। इस कहानी में रेखांकित शब्द वाक्य में एक शब्द से दूसरे शब्द का संबंध जोड़ते हैं। इस तरह संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया से जोड़ने वाले चिन्ह कारक कहलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाता है, उन्हें कारक कहते हैं। यहां संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, इन्हें जोड़कर वाक्य का रूप प्रदान करने वाले शब्दांश कारक ही है। आगे हम देखेंगे। कारक कितने प्रकार के हैं? वास्तव में आपने सही कहा, यह 8 प्रकार के हैं। कारक 8 प्रकार के हैं। तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक।
आठों प्रकार के कारकों का प्रयोग हम भाषा में करते हैं। यदि समुचित स्थान पर समुचित समय पर शुद्ध रूप में हम इन कारकों का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा शुद्ध होती है, वाक्य में व्याकरण की त्रुटियां नहीं होती। इसी कारण हमें कारक की जानकारी होना जरूरी है। मित्रों, अब जैसे मैंने कहा कर्ता कारक, कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। कर्म कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? को। और करण कारक विभक्ति चिन्ह क्या है? से, के द्वारा। संप्रदान कारक के लिए और को। अपादान कारक से। संबंध कारक का, के, की। अधिकरण कारक में, पर। संबोधन कारक हे, अरे, अजी। इस तरह हम आठों कारकों का प्रयोग अपनी हिंदी भाषा में करते हैं। अब यह प्रयोग कैसे करना चाहिए आगे हम देखेंगे। मित्रों, सबसे पहले कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने का प्रयोग है। तेलुगु में इसे प्रथमा विभक्ति कहते हैं। प्रथमा विभक्ति में डू, मू, लू, वू, लू बोल के बोलते। यस, उसी तरह हिंदी में भी प्रथमा विभक्ति के स्थान पर कर्ता कारक का प्रयोग होता है, जिसे ने विभक्ति चिन्ह के नाम से हम जानते हैं। ने। अब यहां देखें, क्रिया करने वाला कर्ता कहलाता है। कर्ता कारक की विभक्ति ने है। वाक्य में जब क्रिया सकर्मक हो और कर्तृवाच्य में हो तथा अपूर्ण भूतकाल को छोड़कर सभी भूतकालों में ने विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। यहां आपको कुछ मुख्य बातें कही गई कि ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग कहां होता है। इसके लिए विशेष रूप से आपके सामने तीनों बातें आई हैं। एक सबसे पहली बात, वाक्य कर्तृवाच्य में हो, एक्टिव वॉइस। और दूसरी बात कही गई है क्रिया सकर्मक हो, सकर्मक क्रिया हो। और तीसरी बात कही गई है भूतकाल हो। भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद है। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, अपूर्ण भूत, हेतु हेतु मदभूत। अब किस भूत में इसका प्रयोग नहीं होता, यहां पूछा गया है। केवल यहां पे किस भूत में नहीं होता? राम ने रोटी खा रहा था, ऐसे हम नहीं कहेंगे। अपूर्ण भूत में ने का प्रयोग नहीं होता मित्रों। और हेतु हेतु मदभूत में भी इसका प्रयोग नहीं होता मित्रों। कर्तृवाच्य, सकर्मक क्रिया और भूतकाल, सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, इन चारों में ने का प्रयोग होता है। जैसे लड़के ने रोटी खाई, लड़के ने रोटी खाई है, लड़के ने रोटी खाई थी, लड़के ने रोटी खाई होगी। इन चारों भूतों में ने का प्रयोग हमने देखा है। जैसे लड़के ने रोटी खाई, यह कर्तृवाच्य वाक्य है। और दूसरा खाई, क्या खाई उसने? रोटी। तो जब क्रिया पर हम क्या प्रश्न करेंगे उसका उत्तर मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है। खाई, सकर्मक क्रिया। अब दूसरी बात क्या है? भूतकाल। लड़के ने रोटी खाई सामान्य भूत है, लड़के ने रोटी खाई है आसन्न भूत है, लड़के ने रोटी खाई थी पूर्ण भूत है, लड़के ने रोटी खाई होगी संदिग्ध भूत है, लड़का रोटी खा रहा था अपूर्ण भूत है, लड़का आता तो रोटी खाता हेतु हेतु मद भूत है। मित्रों, केवल ने विभक्ति का प्रयोग चारों भूतकालों में हुआ है प्रकार के। सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत। यहां हम देखेंगे गोपाल ने रोटी खाई थी, पूर्ण भूत है, ने का प्रयोग है। और नौकर ने दरवाजा खोला, नौकर ने क्या खोला? दरवाजा खोला, सामान्य भूत है, ने का प्रयोग। गोपाल ने भोजन किया होगा, संदिग्ध भूत है।
मैंने पुस्तक पढ़ी सामान्य भूत है। यहां सामान्य भूत है और संदिग्ध भूत है और पूर्ण भूत है। ओके मित्रों, तो आपने देखा ने का प्रयोग, विभक्ति का प्रयोग किस तरह से होता है। आगे हम देखेंगे कर्म कारक को। कर्म कारक को आपको नाम से ही पता चलता है, कर्ता कारक कर्ता के साथ प्रयोग हुआ और कर्म कारक कर्म के साथ प्रयोग होता है। कर्ता कारक विभक्ति चिन्ह ने है और कर्म कारक विभक्ति चिन्ह को है। अब वाक्य में जहां कर्म है, कर्म के स्थान पर इसका प्रयोग होता है, परंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी है, प्राणीवाचक कर्म के सामने विभक्ति चिन्ह दिखाई देता है। अप्राणीवाचक कर्म के सामने इसका लोप हो जाता है, लेकिन तिथि, समय, वार इनके साथ कर्म कारक को का प्रयोग होता है। मित्रों, यहां देखिए, जिस वस्तु पर क्रिया के व्यापार का फल है उसे सूचित करने वाले संज्ञा के रूप को कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक की विभक्ति को है। कर्म कारक की विभक्ति को है। उदाहरण, मालिक ने नौकर को बुलाया। मालिक कर्ता, नौकर कर्म, बुलाया क्रिया। ओके, तो किसे बुलाया? नौकर को। अब ये नौकर जो कर्म है, कर्म के सामने किसका प्रयोग हुआ है? को का है। यह कर्म कारक है, कर्म कारक विभक्ति चिन्ह है। यदि हम ने को दोनों हटाकर वाक्य पढ़ेंगे, मालिक नौकर बुलाया, मालिक ने नौकर बुलाया, अशुद्धता आ जाएगी वाक्य में। अब देखिए, मां ने बच्चों को मिठाई दी। अब यहां पर को का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा। राम कर्ता, रावण कर्म, मारा क्रिया। तो क्रिया का प्रभाव रावण पर है, रावण कर्म है, कर्म के साथ को जुड़ा हुआ है, तो यह कर्म कारक है। आगे देखिए, पुलिस ने चोर को पकड़ा। पुलिस कर्ता, चोर कर्म, पकड़ा क्रिया। यह प्रभाव कर्म पर है, कर्म के साथ को जुड़ा हुआ है, यह कर्म कारक है। मित्रों, यह ध्यान रखें, कर्ता के साथ प्रयुक्त होने वाला विभक्ति चिन्ह कर्ता कारक है ने, कर्म के साथ प्रयोग में होने वाला चिन्ह कर्म कारक है। आगे हम देखें करण कारक। करण कारक विभक्ति चिन्ह है से के द्वारा। वास्तव में करण क्या है? करण क्या है? हम कोई काम करते हैं, काम करने के लिए किसी वस्तु, किसी साधन का प्रयोग करते हैं, उसे हम करण कहते हैं। वो से और के द्वारा के रूप में वहां पे प्रकट होता है। मित्रों, ये कलम है। कलम को मैंने हाथ में लिया, लेकर क्या किया? हम कलम से लिखते हैं। हम कलम लिखते हैं या हम कलम से लिखते हैं? हम कलम से लिखते हैं। कलम जो हम करता है, कलम कर्म है, लिखते हैं क्रिया है। ओके, तो यहां लिखने के लिए किस साधन का आपने उपयोग किया? कलम का। जिस साधन का उपयोग किया, उस साधन के साथ से जुड़ा। उस साधन के साथ क्या जुड़ा? से जुड़ गया। तो साधन का जो बोध करते हुए से जुड़ता है, तो उसे हम करण कारक कहते हैं। यहां देखें, लड़के ने हाथ से फल तोड़ा, करण कारक। हम आंखों से देखते हैं, कर्म कारक। राजा ने सेवक के द्वारा संदेशा भेजा, कर्म कारक, करण कारक। राम के द्वारा रावण मारा गया। राम के द्वारा रावण मारा गया। ये जो है से और के द्वारा करण कारक है। आगे हम देखें संप्रदान कारक। के लिए भी है, को भी है। दोनों चिन्ह संप्रदान में प्रयुक्त होते हैं। जिसके लिए कोई क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान कारक के दो विभक्ति चिन्ह है, को भी है, के लिए भी है। को कर्म कारक में भी है, को संप्रदान कारक में भी है। के लिए, अमन ने राजन को गाड़ी दी। अमन ने राजन को गाड़ी दी। क्या दी? गाड़ी दी।
और किसे दी? राजन को दी, राजन के लिए दी, राजन को दी, राजन के लिए दी। मां बच्चे को खिलौना देती है, बच्चे के लिए खिलौना देती है। हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, संप्रदान कारक। नौकरानी मालिक के लिए चाय बनाती है। तो ये के लिए जो है कभी कभी हमारे लिए, मेरे लिए, तेरे लिए, उनके लिए, इस तरह रूपांतर होते भी रहता है मित्रों, के लिए। आगे संप्रदान कारक के बाद है अपादान कारक। अपादान कारक क्या है? से है। से पृथकता का बोध होता है, आरंभ का बोध होता है, और इसी प्रकार आरंभ का बोध होता है, तुलना का बोध भी होता है, तुलना का भी बोध होता है। संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट हो उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक की विभक्ति से है, से ही है। करण कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है, अपादान कारक में भी से है। यहां देखिए, पेड़ से फल गिरा, अब कलम है, हाथ से कलम छूटी, हाथ से कलम छूटी तो हाथ से अलग हुई, इस तरह पृथकता का बोध है। गंगा गंगोत्री से निकलती है, गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, वहां से आरंभ सूचक है दूसरा। और तीसरा, हम बचपन से मेहनत करते हैं, हम बचपन से मेहनत करते हैं, ये से भी अपादान कारक है। मित्रों, बंदूक से गोली निकली, अपादान कारक है। बच्चा छत से गिर गया, ये भी अपादान कारक है। और ये भी कहते हैं तुलना, जैसे राम से लक्ष्मण छोटे हैं। ओके, तो इस तरह दोनों में तुलना करने के लिए भी हम से का उपयोग करते हैं, तो वह भी अपादान कारक होता है। मित्रों, आगे देखें हम संबंध कारक। संबंध कारक का नाम लेते ही सब कहते हैं का, के, की संबंध कारक है। संज्ञा या सर्वनाम के से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध स्थापित करने वाले शब्दों को संबंध कारक कहते हैं, कहलाते हैं। संबंध कारक की विभक्ति का, के, की तीनों प्रयोग में होते हैं। उदाहरण, राजा का महल बहुत सुंदर है, संबंध कारक। उस लड़के के 4 भाई हैं, लड़के की पुस्तक नई है, यह राहुल की किताब है। का, के, की ये तीनों भी संबंध कारक है। परंतु ध्यान दीजिए, यहां पे मैं कुछ शब्द लिखता हूं, राजा एक लिखा मैं, इनके आगे मैं लिखूंगा, एक लिखूंगा बेटा, दूसरा लिखूंगा बेटे, तीसरा लिखूंगा बेटी, चौथा लिखूंगा मां, पांचवा लिखूंगा पिता। अब कहूंगा 1, 2, 3, 4, 5। सबसे पहले बेटा आया है, तो यहां पूर्व में क्या जुड़ेगा? राजा का बेटा। बेटे, राजा के बेटे, राजा बेटी की बेटी, राजा मां, राजा की मां, राजा पिता, राजा के पिता। मित्रों, इस छोटी सी तालिका को समझने का प्रयास करें। राजा का बेटा, राजा के बेटे, राजा की बेटी, राजा की बेटियां, राजा की मां, राजा के पिता। अगर हम देखेंगे तो ये पुल्लिंग एक वचन था, का प्रयोग है, पुल्लिंग बहुवचन है, के का प्रयोग है, स्त्रीलिंग एक वचन है, की है। यदि यहां बेटियां भी रहेगा, स्त्रीलिंग बहुवचन, तो भी की ही रहेगा। और मां स्त्रीलिंग है, गौरव सूचक है, की है। पिता पुल्लिंग है, गौरव सूचक है, तो के है। मित्रों, ये राजा जो है, इसका संबंध इससे क्या है? दोनों के बीच में संबंध बताने के लिए जिन विभक्तियों का प्रयोग हुआ है उन्हें हम संबंध कारक कहते हैं। राजा का बेटा, राजा के बेटे, राजा की बेटी, राजा की बेटियां, राजा की मां, राजा के पिता। ये ठीक है। राजा की इच्छा,
राजा का आदेश, राजा का महल, राजा का राज्य, राजा की आज्ञा, राजा की बात। इस तरह संबंध कारक का प्रयोग होता है। आपने जाना इसे। आगे देखिए हम संबंध कारक के पश्चात अधिकरण कारक। अधिकरण कारक क्या करते हैं? स्थान का बोध करते हैं। स्थान, अंग्रेजी में इन, ऑन का प्रयोग होता है। संबंध कारक के लिए ऑफ का प्रयोग होता है। उसी तरह संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह में पर है। सिंह वन में रहता है, वन में रहता है, अधिकरण कारक। उसके घर में चोर आया, बंदर पेड़ पर है और सड़क पर गाड़ी है। अगर इनको लेना है आईएन इन, अगर पर है तो ओएन ऑन। प्रीपोजिशंस के नाम से हम इसे अंग्रेजी में जानते हैं। हिंदी में हम इसे क्या कहते हैं? अधिकरण कारक कहते हैं। मित्रों, आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अधिकरण कारक के विभक्ति चिन्ह क्या है? में और पर। ये दोनों का काम क्या है? स्थान बताने के लिए इनका उपयोग किया जाता है, और जिसका स्थान बता रहे हैं उससे पहले किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कलम है। कलम कहां है? हाथ में है, हाथ में। अब कलम को मैंने ऐसे रखा, हाथ पर है, हाथ के ऊपर है, तो पर जो अगर उपयोग करूंगा तो भी अधिकरण कारक है, मैं भी जो प्रयोग करूंगा तो वह भी अधिकरण कारक है। मित्रों, इसके बाद हम चलते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ क्या है? किसी का संबोधन करना। हे, अरे, अजी कहते हुए किसी का संबोधन करना संबोधन कारक कहलाता है। हे भगवान, हे भगवान, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तेलुगु में ओ भगवंतुड़ा। तो इस तरह संबोधन करने के लिए जिस कारक का प्रयोग होता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। अब यहां देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी का संबोधन हो उसे किसी का संबोधन हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह है हे, अरे, अजी, औ आदि। उदाहरण, हे भगवान मुझे क्षमा कर, अरे लड़के इधर आ, अजी सुनते हो, ओ फेरी वाले सब्जी का भाव क्या है, ओ फेरी वाले सब्जी का भाव क्या है। इस तरह मित्रों संबोधन कारक का प्रयोग होता है। आगे हम चले, तेलुगु में इसके अर्थ क्या है। ओके, अब तेलुगु में देखिए यहां पर ने है। ने का जो अर्थ है, मैंने कहा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति, पंचमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति, और में पर सप्तमी है, और 8 अष्टमी विभक्ति। तेलुगु में विभक्तुलु के नाम से जाने। प्रथमा विभक्ति डू, मु, लू, वु, लो। द्वितीय विभक्ति कु, की, नु, नी। तृतीय विभक्ति तो, नुंडी, नुन। और चतुर्थ विभक्ति कोरको। पंचमा विभक्ति, षष्ठी विभक्ति योक्का। षष्ठी विभक्ति लो, लोनन, पैना। ये इस तरह से आते हैं। अब हे, हो भगवंतुड़ा अंतिम विभक्ति है। ये तेलुगु की विभक्तियां कुछ संक्षिप्त में मैंने आपके सामने रखी। हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? हिंदी में इसी को हम क्या कहते हैं? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। कर्ता कारक ने, कर्म कारक को, करण कारक से, के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए, को, अपादान कारक से, अधिकरण कारक में, पर, संबोधन कारक हे, अरे, अजी। इस तरह हम कारकों का, विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करते हैं। आगे हम चलते हैं टेस्ट 1 में उचित कारक चिन्हों का प्रयोग। सतीश एक सुंदर चित्र बनाया। सतीश एक सुंदर चित्र बनाया, सही उत्तर है सतीश ने एक सुंदर चित्र बनाया। दूसरा, वह
अविनाश डैश किताब है। किताब स्त्रीलिंग है, इसी कारण संबंध कारक के रूप में की का प्रयोग होना चाहिए। सतीश की किताब है। पेड़ डैश कौवा है। पेड़ में कौवा है, पेड़ पर कौवा है। पेड़ पर कौवा है, यहां पे सही उत्तर है पर। पिताजी अपने बच्चों डैश उपहार लाए। पिताजी अपने बच्चों के लिए उपहार लाए। पिताजी अपने बच्चों के लिए उपहार लाए। यह सतीश घर है। यह सतीश का घर है। यह सतीश का घर है। मित्रों, एक बार देखें, सतीश ने एक सुंदर चित्र बनाया, सही है। वह अविनाश की किताब है, सही है। पेड़ पर कौवा है, सही है। पिताजी अपने बच्चों के लिए उपहार लाए, सही है। यह सतीश का घर है, यह वाक्य भी सही है। आगे देखिए मित्रों, हां, रामू डैश घोड़े डैश पानी पिलाया। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया। यह गुलाब डैश फूल है। फूल पुल्लिंग है तो का है। यह गुलाब का फूल है। डैश ईश्वर मेरी सहायता करो। हे ईश्वर, हे ईश्वर मेरी सहायता करो। छात्र कक्षा डैश बाहर गया। छात्र कक्षा से बाहर गया। आगे, उसकी उंगली चाकू डैश डैश कट गई। चाकू में कट गई, चाकू से कट गई। चाकू से कट गई। मित्रों, एक बार देख लेंगे इन वाक्यों को हम। रामू ने घोड़े को पानी पिलाया, सही है। यह गुलाब का फूल है, सही है। हे ईश्वर मेरी सहायता करो, सही है। छात्र कक्षा से बाहर गया, सही है। उसकी उंगली चाकू से कट गई, वाक्य सही है। मित्रों, यहां भी हमें 5 के 5 अंक मिलते हैं। आगे देखें हम। सिपाही ने चोर को, देखिए कारक चिन्हों के नाम पहचानिए। सिपाही ने चोर को भागने ना दिया होगा। कर्ता कारक, कर्म कारक। गीता को चिंता सता रही है। सता रही है, यह जो है संप्रदान कारक के लिए को। ऐ भगवान, ऐ मेरे भगवान जरा मेरी सुन। ऐ संबोधन कारक। राम ने रावण को बाण से मारा। आप कहेंगे सरलता से कर्ता कारक, कर्म कारक, कारण कारक। उस कमरे में मेज पर मेरा मोबाइल है। उस कमरे में मेज पर मेरा मोबाइल है। उस कमरे में अधिकरण कारक, पर अधिकरण कारक। मित्रों, ये थे हम देख चुके। सिपाही ने चोर को भागने ना दिया, ने को सही है। गीता को चिंता सता रही है, सही है। आए मेरे भगवान जरा मेरी सुन, सही है। राम ने रावण को बाण से मारा, सही है। उस कमरे में मेज पर मेरा मोबाइल है, सही है। यहां भी हमें 5 अंक मिल चुके हैं। आगे देखें मित्रों, ने, को, के लिए, काके की, में, पर आदि कारक चिन्हों का प्रयोग आप कैसे करते हैं लिखकर देखिए। क्योंकि हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण हम एक पक्ष में सुनते हैं, दूसरे पक्ष में देखते हैं, तीसरे पक्ष में समझते हैं और चौथे पक्ष में व्यवहार में लाते हैं, पांचवें पक्ष में उसका सृजन करते हैं। यदि हम किसी भी भाषा को सीखने के लिए इन पांचों पक्षों का प्रयोग करते हैं तो हम में भाषा का, विषय का विकास होने लगता है। ये हम सब जानते हैं। पहला पक्ष सुनना, दूसरा पक्ष देखना, तीसरा पक्ष समझना, चौथा पक्ष व्यवहार में लाना और पांचवा पक्ष है
सृजन करना। अगर हम इन 5 पक्षों पर ध्यान देते हैं तो हमें हिंदी भाषा पर अधिकार बढ़ने लगता है, भाषा का विकास होने लगता है। यह 5वां पक्ष है सृजन का, रचना का। इनके आधार पर प्रयोग करते हुए कुछ एक छोटी सी कहानी लिखिए। जैसे मां ने बेटी को प्यार से पाला, बिटिया के लिए दिल्ली से सोने का गहना लाया, गहने में बिटिया और भी सुंदर लगती और कहती, हे मां तुम बहुत प्यारी हो। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, 8 कारकों का क्रमानुसार प्रयोग इन वाक्यों में हुआ है। मित्रों, ऐसे प्रयास आप भी करें, क्योंकि आपको 5 तत्वों का प्रयोग करना है, तब ही भाषा का संपूर्ण विकास संभव है। आगे हम चलें। आज की कक्षा में हमने देखा कि जब भी हम हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, शब्दों को जोड़ने वाले हमें चाहिए। शब्दों को जो जोड़ते हैं उन्हें कारक कहते हैं। ये कारक 8 प्रकार के हैं। इनका परिचय आपको आज दिया गया है। आप इस पर अभ्यास करें और अपने ज्ञान का विकास करें। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार। हम विदा लेते हैं आज की कक्षा से। नमस्ते जी।